नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लंबे इंतजार के बाद ऐलान हो गया झारखंड विधानसभा की तारीखों का और महाराष्ट्र विधानसभा की तारीख का, और इसके साथ ही चुनाव आयोग पर लग गए आरोप। और आरोप क्या कि ये भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए इस तरीके का स्केड्यूल तय किया गया है। नरेंद्र मोदी की मदद पहुंचाने के लिए पूरी समय सारणी तैयार की गई है। और यह आरोप लगना तय था। तय इसलिए था कि महाराष्ट्र में विपक्ष ने कहा था कि कई चरणों में चुनाव होना चाहिए। इसकी वजह भी बताऊंगा कि विपक्ष ने ऐसा क्यों कहा था। और झारखंड में भी कई चरणों के चुनाव की मांग उठी थी। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर यह होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिला? क्या इसको विपक्ष स्वीकार कर लेगा? हालांकि उसकी मजबूरी है कि वो चुनाव में जाए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव की तारीख बनाई गई है और झारखंड में तारीखें बनाई गई हैं, उस हिसाब से विपक्ष के लिए, और अगर हम सीधे बात करें तो इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। क्यों विपक्ष कह रहा था कि कई चरणों में चुनाव कराए जाएं, और क्यों भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए? ऐसा इसलिए कि आपको पता ही होगा। सबसे पहले तो तारीख बता दें, जो आप समझ भी गए होंगे, अभी तक जान चुके होंगे कि महाराष्ट्र में 288 सीटें, 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को काउंटिंग। सिंगल फेज पूरे 288 सीटों पर, हर सीट पर एक ही तारीख को चुनाव होगा, उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। आरोप इसलिए भी चुनाव आयोग पर लगे कि झारखंड में कुल सीटें हैं 81, लेकिन वहां 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। हालांकि वहां भी चरण कम हो गए हैं। यह बताएंगे आपको कि 13 को पहले चरण की वोटिंग होगी और दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी वो 20 तारीख को होगी, 20 नवंबर को। और मतलब 20 नवंबर को महाराष्ट्र में भी, और 20 नवंबर को जो दूसरा चरण है झारखंड का, वहां भी वोटिंग होगी। और दोनों जगहों के नतीजे जो हैं 23 नवंबर को आएंगे। हालांकि 48 जो हैं वो विधानसभा क्षेत्रों पर भी और 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में भी उपचुनाव होंगे, उसके भी नतीजे 23 तारीख को ही आएंगे। लेकिन चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा वो क्यों लगा? वो इसलिए लगा कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां आपको पता होगा कि 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना जो है उसकी स्थिति आज की शिवसेना की तुलना में अलग थी। आज शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे की। आपको 2019 का अगर माहौल याद हो तो किस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम के तहत देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल ने रात को शपथ दिला दी थी और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद एक बहुत ही मुश्किल घटनाक्रम के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनी थी। एकनाथ शिंदे उस सरकार में मंत्री थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था, एमवीए का। और इधर महायुति जो है वो बाहर हो गई थी सत्ता से और भाजपा इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। 2.5 साल के बाद शिवसेना टूट जाती है। लेकिन जो 2019 के नतीजे थे वो नतीजे कैसे थे? उस नतीजे में 105 सीटें आई थी 208 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को, और शिवसेना को आई थी 56 सीटें। तो बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर जो है सरकार बना सकती थी, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी। लेकिन मुख्यमंत्री की मांग कर दी शिवसेना ने तो वो गठबंधन टूट गया, भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। एनसीपी की सीटें आई थी 54। अब क्या है, कांग्रेस की सीटें जो आई थी वो थी 44। लेकिन जो टूटी 2.5 साल के बाद, जो दोनों ही पार्टियां टूटी, शिवसेना और एनसीपी, तो उसमें 37 जो विधायक थे वो चले गए एकनाथ शिंदे के पास। पार्टी का जो असली नाम था शिवसेना, जो बाल ठाकरे की बनाई हुई पार्टी थी, वो भी चला गया एकनाथ शिंदे के पास। इसी तरीके से शरद पवार, वहां तो चलिए बाल ठाकरे का निधन हो गया था, पार्टी चली गई एकनाथ शिंदे के पास। लेकिन यहां तो शरद पवार के जीते जी पार्टी का नाम, सिंबल, सब कुछ
चला गया किसके पास? अजीत पवार के पास। तो आज की स्थिति में जो 56 विधायक थे शिवसेना के, वो 37 चले गए सरकार के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, 19 रह गए उद्धव ठाकरे के साथ। इसी तरीके से एनसीपी की जो 54 सीटें थीं, उसमें 39 विधायक चले गए अजीत पवार के साथ और 15 रह गए शरद पवार के पास। कांग्रेस जो है वो नहीं टूटी। तो इस स्थिति में क्यों मांग की जा रही थी? जो चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं वो क्यों लगे हैं? आरोप इसलिए लगे हैं कि विपक्ष कह रहा था कि इतने बड़े राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए एक चरण में अगर होगा तो नेता कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो पार्टी थी, अब देखिए कि शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई, पहले एक थी। इसी तरीके से एनसीपी 2 हिस्सों में बट गई। अगर गठबंधन की बात करें तो अब क्या होगा कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत और कुछ और नेताओं के अलावा शिवसेना यूबीटी के पास नेता नहीं है प्रचार करने के लिए। इसी तरीके से एनसीपी के पास जो शरद पवार वाली एनसीपी है, उसमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और एक तो और नेताओं को छोड़ दे तो उनके पास 288 सीटों पर लगातार प्रचार करने के लिए नेता नहीं है। कांग्रेस के पास नेता तो है, लेकिन महाराष्ट्र में नेताओं की कमी है। हालांकि महाराष्ट्र में तब भी उसके जो घटक दल हैं महाविकास अघाड़ी का, उन दोनों घटक दलों की तुलना में उसके पास ज्यादा नेता है। इसीलिए जो विपक्ष था वो कह रहा था कि हमको जो है ज्यादा समय चाहिए। अगर कई चरणों में चुनाव होंगे तो प्रचार अभियान में शामिल होने में हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, हमको बराबरी पर चुनाव प्रचार करने का मौका मिलेगा। भाजपा के पास बेहिसाब नेता हैं, भाजपा टूटी भी नहीं है, केंद्रीय नेता भी उसके पास ज्यादा है। इन जो अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उसके सारे घटक दलों की तुलना में भाजपा के पास अकेले ही बहुत ज्यादा नेता हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे भी सरकार के साथ है, अजीत पवार भी साथ, और जो शिवसेना और एनसीपी जो मूल पार्टी थी उसके ज्यादातर नेता जो है वो बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए। तो भाजपा जो है उसका एक अपर हैंड है चुनाव प्रचार करने में, मतलब वो एक साथ 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी उसके बड़े नेता एक ही दिन प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के पास ये मौका नहीं है। इसलिए कहा जा रहा था, मांग थी कि कई चरणों में चुनाव होने चाहिए और इससे हमको चुनाव प्रचार करने में सहूलियत मिलेगी। ये सवाल भी उठा चुनाव आयोग के सामने, लेकिन इसका कोई कारगर जवाब जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। भाई ये जरा झारखंड पर, महाराष्ट्र के साथ इसलिए भी चुनाव आयोग को जवाब देने में सहूलियत हुई क्योंकि महाराष्ट्र में जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे वो भी एक ही चरण में हुआ था। तो आप ये नहीं कह सकते, और तब तो शिवसेना टूटी नहीं थी और एनसीपी भी नहीं टूटी थी, तो लेकिन शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका अपर हैंड था। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं था। झारखंड में तो ओवर कॉन्फिडेंट थी। 2019 में बीजेपी सत्ता में थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। बावजूद इसके झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हुए थे 2019 के। इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। लेकिन अगर 2019 की बात करें तो झारखंड में 30 नवंबर से लेकर और 20 दिसंबर 2019 तक 5 चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण की वोटिंग 30 नवंबर को हुई थी, दूसरे चरण की 7 दिसंबर को, तीसरे चरण की 12 दिसंबर, फिर 16 दिसंबर और उसके बाद 20 दिसंबर, मतलब 5 चरण। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों को या आजसू जैसी पार्टियों को चुनाव प्रचार करने का भरपूर मौका मिला था। तो झारखंड में भी 2 चरणों में जरूर हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 1 चरण और झारखंड में 2 चरण, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जो विपक्ष कह रहा है वो झारखंड में भी नहीं है, क्योंकि 5 चरण के चुनाव घटाकर सीधे 2 चरण के कर दिए गए हैं। तो क्या अब जो हरियाणा के चुनाव के बाद जो आत्मविश्वास कम हुआ है विपक्ष का, और अगर इंडिया अलायंस की बात करें और महाराष्ट्र की शब्दावली में कहें तो महाविकास अघाड़ी, निश्चित तौर पर उसका आत्मविश्वास गिरा है, क्योंकि हरियाणा में सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हो गया उल्टा। कांग्रेस जो है पिछली बार की तुलना में मामूली ही बेहतर प्रदर्शन कर पाई। तो क्या
कांग्रेस इसका प्रतिवाद करेगी? क्या शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी एसपी वो प्रतिवाद करेगी? क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो है यूबीटी शिवसेना यूबीटी वो प्रतिवाद करेगी? हालांकि तीनों ही पार्टियां और इन तीनों ही पार्टियों के सारे नेता, अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें, संजय राउत की बात करें, शरद पवार की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, नाना पटोले की बात करें, चौहान की बात करें, सारे कह रहे थे कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इधर झारखंड में भी चुनाव की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। हालांकि हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया और बड़ा आरोप लगाया, इलेक्शन के डेट अनाउंस होने से पहले ही लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता था। कैसे पता चल गया भाजपा को कि पहले चुनाव की घोषणा होने जा रही है? और महाराष्ट्र में चुनाव के तारीखों के ऐलान से ठीक पहले जो है वहां एमएलसीज की शपथ दिलाई जाती, जो मनोनीत सदस्य थे विधान परिषद के, उनके सदस्यों को शपथ दिला दी जाती है, घोषणा हो जाती है, राज्यपाल कर देते हैं। तो कैसे ये हुआ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो अभी बुनियादी सवाल ये है कि क्या चुनाव के ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में साझेदार दलों को जो है वो अपर एज मिल गया है, अपर हैंड मिल गया है? और क्या चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही, और आदर्श आचार संहिता अब लागू हो चुकी है, तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को जो है वो बढ़त हासिल हो गई है चुनाव प्रचार के नजरिए से देखें तो, क्योंकि उसके पास ज्यादा नेता हैं और इधर अलायंस के पास जो महाअघाड़ी है और इंडिया अलायंस अगर कहें झारखंड में, तो क्या उसको जो है थोड़ा सा वो पीछे हो गया है? ये एक सवाल है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात चुनाव आयोग कर रहा था, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई मिला है? और इसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की और हम बात करें महाराष्ट्र की, तो एक बड़ा गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी अलायंस के खिलाफ। इस समय अगर शरद पवार की उम्र देखें तो वो 82 साल के हैं। 5 साल पीछे जो है वो ज्यादा चुनाव प्रचार कर सकते थे। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उनको फायदा था, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है उसके ज्यादा नेता चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे। लेकिन जो सवाल है झारखंड का कि कहां 5 चरणों की वोटिंग और कहां 2 चरणों की वोटिंग, सवाल यह भी है कि 288 सीटों पर अगर महाराष्ट्र में एक चरण में वोटिंग हो सकती है, तो केवल 81 सीटों पर झारखंड में एक चरण में वोटिंग क्यों नहीं हो सकती? अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, क्योंकि चुनाव आयोग ने पिछली बार ही कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन है तो जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे झारखंड में क्यों नहीं हुआ? और अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो वहां तो 7 चरणों में चुनाव हुए, वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये सारे सवाल हैं। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा, तेज हो जाएंगे, चुनाव प्रचार तेज हो जाएंगे और इसके साथ ही सबकी निगाहें टिक गई हैं इस बात पर कि महाराष्ट्र में क्या हरियाणा जैसा कोई अभियान चलेगा और उसके बाद क्या नतीजे उल्टे पुल्टे आ सकते हैं, या फिर वाकई अभी तक के हिसाब से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे सवाल हैं, सत्ता विरोधी लहर है, इसके अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो लोकसभा में सहानुभूति की एक जो लहर पार्टी तोड़ने की वजह से, सिंबल छीनने की वजह से जो दिखाई दी और उसका एक असर दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ लोकसभा के चुनाव में, झारखंड में भी यही हुआ। तो क्या उसका असर अभी तक कायम है? इन सब चीजों का टेस्ट होना है इस चुनाव में। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हमारी तीखी नजर है, हम किसी भी तरीके से, हालांकि ये कहता तो है चुनाव आयोग कि हम किसी भी तरीके से जो है हेट कैंपेन नहीं चलने देंगे, लेकिन पिछले जो एक्सपीरियंसेज हैं, जो तजुर्बात हैं, वो यही कहते हैं कि चुनाव आयोग कुछ मायनों में, और कुछ मायनों में जब मैं कह रहा हूं तो विपक्ष को लेकर जिस तरीके से एक्टिव दिखाई देता है, सक्रिय दिखाई देता है, उतना जोर उसका सत्ताधारी जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है उसके नेताओं पर नहीं चलता है। बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो नफरत का एक अभियान चलाया जाता है और चुनाव आयोग उस पर बहुत सारे मामलों में आंख बंद करके बैठ जाता है। तो क्या ये जारी रहेगा या
इस पर जो है चुनाव आयोग पहले से ज्यादा सक्रिय दिखेगा। इन सब चीजों का जो है वो भी इम्तिहान होना है। तो हमारी नजर इन दोनों ही राज्यों के चुनाव पर रहेगी, कैंपेन पर रहेगी, किस तरीके से पार्टियां प्रचार कर रही हैं उस पर रहेगी। इसके अलावा जो 15 राज्यों की जो 48 विधानसभा सीटें हैं उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2 लोकसभा की सीटें हैं, नांदेड़ की और राहुल गांधी ने जो छोड़ा था वायनाड की, क्योंकि उन्होंने रायबरेली की सीट रख ली थी। उस पर क्या होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फोकस है इन दोनों सीटों पर, क्या होता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखते हैं कि कैसे बढ़ता है चुनाव प्रचार और क्या रुख रहता है चुनाव प्रचार में जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है उसे लेकर चुनाव आयोग का। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।